हेलो एवरीवन। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पिछले क्लास में हमने चर्चा की रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ पर, और इसके अलावा हमने वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखे जो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ से रिलेटेड हैं। हमने चर्चा की सिक्योरिटी एनालिसिस पर और लास्टली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिस्क की, जोखिम के प्रकार की। Risk in holding securities is generally associated with the possibility that realized return will be less than the return that were expected। मतलब सिक्योरिटीज को होल्ड करने में रिस्क क्या है? एक्चुअल में जो रिटर्न हमें मिल रहा है वो अनुमानित रिटर्न से कम है। इस बात की जो संभावना है, यही सिक्योरिटीज को होल्ड करने में रिस्क है। प्रतिभूतियों को धारण करने में जो जोखिम है उसको सामान्यतः जोड़ा जाता है इस बात की संभावना से कि वास्तव में जो प्रत्यय हमें मिल रही है या वास्तव में जो प्रत्यय हमें मिलेगी वो हमारी अनुमानित प्रत्यय से कम होगी। ये सबसे बड़ा रिस्क है। फोर्सेस दैट कंट्रीब्यूट टू वेरिएशंस इन रिटर्न प्राइस और डिविडेंड कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। वैसे दबाव जिनसे प्रत्यय में परिवर्तन आता है, चाहे वो प्राइस के संदर्भ में हो या लाभांश के संदर्भ में या ब्याज के संदर्भ में, यही जोखिम के तत्व बनते हैं। रिस्क इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंसिडरेशंस और फैक्टर्स। जोखिम बाहरी और आंतरिक कारणों से भी प्रभावित होता है। External risks are uncontrollable and broadly affect investments। बाह्य जोखिम अनियंत्रणीय होते हैं, मतलब एक्सटर्नल रिस्क पर कोई कंट्रोल नहीं होता और ये बड़े पैमाने पर निवेश को प्रभावित करते हैं। These external risks are called सिस्टमैटिक रिस्क। इन्हीं बाहरी जोखिमों को हम सिस्टमैटिक रिस्क या व्यवस्था तंत्र संबंधी जोखिम कहते हैं। रिस्क ड्यू टू इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ए फर्म और दोज अफेक्टिंग ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री आर रेफर्ड टू एज अनसिस्टमैटिक रिस्क। ऐसे जोखिम जो किसी एक फर्म के आंतरिक वातावरण से संबंधित होते हैं या उत्पन्न होते हैं, या ऐसे जोखिम जो किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करते हैं, उन्हें हम अनसिस्टमैटिक रिस्क या विशिष्ट जोखिम कहते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क, जिसे हिंदी में हम व्यवस्था तंत्र संबंधी जोखिम कहते हैं, इज ए नॉन डाइवर्सिफिएबल एंड इज एसोसिएटेड विथ द सिक्योरिटीज मार्केट एज वेल एज द इकोनॉमिक, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल कंसिडरेशंस ऑफ द प्राइसेस of all securities in the economy। The effect of these factors is to put pressure on all securities
in such a way that the prices of all stocks will move in the same direction. For example, during a boom period, prices of all securities will rise and indicate that the economy is moving towards prosperity. Systematic risk covers market risk, interest rate risk, and purchasing power risk. ये जो व्यवस्था तंत्र संबंधी जोखिमें हैं, ये जोखिमें पूरे तंत्र से उत्पन्न होकर संपूर्ण बाजार को प्रभावित करती हैं। ऐसी जोखिमें कंपनी विशेष को ही नहीं बल्कि बाजार में सक्रिय सभी कंपनियों के बाजार मूल्यों को प्रभावित करती हैं। अतः इन्हें बाह्य जोखिमें अथवा अनियंत्रणशील जोखिम मतलब कि अनकंट्रोलेबल रिस्क भी कहा जाता है। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज या सिक्योरिटी मार्केट आजकल बुल ग्रिप में है, तेजड़ियों की पकड़ में है अथवा मंदड़ियों की चपेट में है, बियर हग में है। बाजार की यह स्थिति सिस्टमैटिक रिस्क कहलाती है, जिससे कोई भी कंपनी उस समय अछूती नहीं रहती है। इन जोखिमों को मार्केट रिस्क भी कहा जाता है, जहां बाजार जनित कारणों से प्रतिभूतियों के मूल्यों में कमी आती है। सिस्टमैटिक रिस्क में यानी कि व्यवस्था तंत्र संबंधी जोखिम में 3 तरह के जोखिम शामिल हैं। मार्केट रिस्क यानी बाजार जोखिम, इंटरेस्ट रेट रिस्क ब्याज दर जोखिम और परचेजिंग पावर रिस्क क्रय शक्ति जोखिम। मतलब ये जो आपका सिस्टमैटिक रिस्क है, इसको डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता, इससे बचा नहीं जा सकता। ये जो है किसी एक सिक्योरिटी से जुड़ा ना होकर पूरे सिस्टम से जुड़ा होता है। मतलब सिस्टमैटिक रिस्क से कोई कंपनी बच नहीं सकती। मार्केट में जितने भी इंडस्ट्री हैं, फर्म हैं, कंपनीज हैं, सभी पर इनका असर पड़ता है। ये एक्सटर्नल रीजन से उत्पन्न होती हैं, बाहरी कारणों से। इसी कारण से सिस्टमैटिक रिस्क को अनकंट्रोलेबल रिस्क भी कहा जाता है। और इसमें 3 तरह का रिस्क है: मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और परचेजिंग पावर रिस्क। अगला है अनसिस्टमैटिक रिस्क, जिसे हम हिंदी में विशिष्ट जोखिम भी कहते हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क इज यूनिक टू ए फर्म और इंडस्ट्री. It does not affect an average investor. Unsystematic risk is caused by factors like labor strike, irregular disorganized management policies, and consumer preferences. These factors are independent of the price mechanism operating in the security market. The problems of unsystematic risk affect a particular industry or firm. The problems of both systematic and unsystematic risk are inherent in industries dealing with basic raw materials as well as in consumer goods industries. Unsystematic risk covers business risks and financial risks. ये जो विशिष्ट जोखिम है, ये ऐसी विशिष्ट जोखिम है जो किसी खास उद्योग अथवा फर्म को ही प्रभावित करती हैं। ये जोखिमें फर्म की
प्रबंधकीय अकुशलता, तकनीकी परिवर्तन, कच्चे माल की स्थिति में परिवर्तन, श्रम समस्याओं एवं उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन जैसे कारणों से प्रभावित होती है। इन जोखिमों को आंतरिक जोखिम भी कहा जाता है, इंटरनल रिस्क भी कहा जाता है, क्योंकि ये कंपनी के आंतरिक घटकों से प्रभावित होती हैं। इन्हें नियंत्रणशील जोखिम यानी कि कंट्रोलेबल रिस्क भी कहा जाता है, क्योंकि इसे फर्म के आंतरिक कारणों में सुधार लाकर नियंत्रित भी किया जा सकता है। ये जोखिमें पूरे सिस्टम बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं करती हैं। इसी कारण से इसको हम अनसिस्टमैटिक रिस्क भी कहते हैं। ये जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है ये दो प्रकार का है। एक तो है व्यावसायिक जोखिम और दूसरा है वित्तीय जोखिम। अब हम एक बात और जान लीजिए, एवरी इंडस्ट्री and its shareholders face both systematic and unsystematic risk. The systematic portion results from overall market influences and the unsystematic portion results from company and industry influences. Systematic and unsystematic risk can be subdivided and analyzed separately. अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। रिस्क को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। और दूसरा है अनसिस्टमैटिक अब ये जो सिस्टमैटिक रिस्क है इसके पीछे चार रीजन है। क्या क्या है? इकोनॉमिक, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल रिस्क। ये जो सिस्टमैटिक रिस्क है ये अराइज होता है, उत्पन्न होता है आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से या वैधानिक कारणों से। जबकि अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है ये अराइज होता है, एक ही कारण है इसका, इंडस्ट्री, यानी कि इसमें क्या है, इंडस्ट्री रिस्क है, उद्योग से संबंधित, जो किसी विशेष फर्म, स्पेशल इंडस्ट्री से जुड़ा होता है। अब इसमें जो है आपका सिस्टमैटिक रिस्क, इसमें क्या है, रिस्क ऑफ, पहला तो है रिस्क सिक्योरिटीज मार्केट का और दूसरा है इकोनॉमी। अनसिस्टमैटिक में अगर देखें तो इसमें है ये यूनिक है, यूनिक रिस्क, किसी खास उद्योग, किसी खास फर्म या विशेष उद्योग से संबंधित होता है। एक कारण है लेबर स्ट्राइक, दूसरा है वीक इंटरनल पॉलिसीज, कमजोर आंतरिक नीतियां। अब ये जो आपका
सिस्टमैटिक रिस्क है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रिस्क। क्या क्या इंक्लूड है इसमें? मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और परचेजिंग पावर रिस्क। ये जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है इसमें ये है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट रिस्क या इंटरनल रिस्क, और इसमें पहला है बिजनेस रिस्क, दूसरा है फाइनेंशियल रिस्क। हम बात करते हैं मार्केट रिस्क की, बाजार जोखिम की। मार्केट रिस्क इज referred to as stock variability due to changes in investors' attitudes and expectations. The investors' reaction towards tangible and intangible events is the chief cause affecting market risk. The first set, that is the tangible events, has a real basis, but the intangible events are based on a psychological basis or reaction to expectations or realities. Market risk triggers off through real events comprising political, social, and economic reasons. The initial decline or rise in market price will create an emotional instability of investors and cause a fear of loss on create an undue confidence relating to the possibility of profit. The reaction to loss will culminate in excessive selling and pushing prices down, and the reaction to gain will bring in the activity of active buying of securities. However, investors are more reactive towards decline in prices rather than increase in prices. Market risk cannot be eliminated, while financial risks can be reduced. Through diversification also, market risk can be reduced but not eliminated, because prices of all stocks move together and any equity stock investor will be faced by the risk of a downward market and decline in security prices. Investors can try and eliminate market risk by being conservative in framing their portfolios. They can time their stock purchases and also choose growth stocks only. ये जो बाजार जोखिम है, प्रतिभूति बाजार में, सिक्योरिटी मार्केट में तेजड़ियों और मंदड़ियों की प्रतिस्पर्धी शक्तियों के कारण मिलने वाले रिटर्न में आए परिवर्तन को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। तेजड़िया मतलब बुल और मंदड़िया हो गया बियर। मतलब तेजी और मंदी की जो विरोधी शक्तियां हैं, इनके कारण रिटर्न में जो चेंज आता है
वो चेंज आपका मार्केट रिस्क की कैटेगरी में रखा जा सकता है। बाजार मूल्य को, मार्केट प्राइस को प्रभावित करने वाले कारणों में टेंजिबल इवेंट्स मतलब प्रकट घटनाएं जैसे भूकंप, युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता जैसे प्रकट घटकों को शामिल किया जा सकता है। इनटेंजिबल इवेंट्स वे कारक हैं जो प्रकट घटनाओं के कारण मार्केट साइकोलॉजी में भय पैदा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निवेशक भेड़ चाल के रूप में फटाफट प्रतिभूतियों को बेचने लगते हैं। इसी क्रम में वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मार्केट में आगे और मंदी का भय फैला देते हैं कि हर कोई बेच रहा है, मंदी आ जाती है। तो ये जो मार्केट रिस्क है, ये इन्वेस्टर का जो एटीट्यूड है और उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसमें चेंज होने के कारण आता है। तो इन्वेस्टर का जो एटीट्यूड और एक्सपेक्टेशन है ये रिएक्ट करता है टेंजिबल और इनटेंजिबल इवेंट्स जो कि मुख्य कारक होते हैं मार्केट रिस्क के। टेंजिबल इवेंट्स वास्तविक घटनाएं हैं जैसे भूकंप, युद्ध, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अब इन चीजों के कारण साइकोलॉजिकली जो डर इन्वेस्टर के मन में आता है वो आपका इनटेंजिबल फोर्स है। जैसे अब मार्केट में आए कि भाई मार्केट में मंदी आ रहा है तो जो सब कोई कर रहा है वो भी करने लगा, तो मतलब भेड़ चाल की रूप में लोग फटाफट सिक्योरिटीज को बेचने लगता है मंदी के डर से। तो ये जो रिस्क है ये मार्केट रिस्क है। मार्केट रिस्क को हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, पूरा समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन इसको कम कर सकते हैं। कैसे? हम लोग कंजर्वेटिव होकर मतलब रूढ़िवादी बनकर हम जो अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे वो पोर्टफोलियो मतलब अगर हम डाइवर्सिफाई कर दें, कुछ पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, कुछ प्रेफरेंस में, कुछ बॉन्ड में, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, कुछ ईपीएफ में, कुछ एलआईसी में, तो हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके इस मार्केट रिस्क को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन पूरा समाप्त नहीं कर सकते। दूसरा है इंटरेस्ट रेट रिस्क, ब्याज दर जोखिम। बाजार ब्याज दरों में आने वाले परिवर्तन के कारण, मतलब मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है, जो करंट इंटरेस्ट रेट है, उसमें आने वाले चेंज के कारण बॉन्ड, डिबेंचर जैसी जो सिक्योरिटीज हैं उनके मूल्य में परिवर्तन आता है। यदि मार्केट में इंटरेस्ट का रेट बढ़ता है तो उन सिक्योरिटीज का प्राइस कम होता है, और यदि इंटरेस्ट का रेट घटाया जाता है तो इनका वैल्यू बढ़ जाता है। कारण क्या है? इन सिक्योरिटीज पर फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है जो कि पहले से पता होता है कि कितना मिलेगा। दूसरी ओर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने के कारण कैपिटल का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। इससे क्या होता है? सिक्योरिटीज के जो ट्रेडर हैं उनको कम प्रॉफिट होता है, क्योंकि जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है उस पर चुकाया जाने वाला ब्याज ज्यादा है। अब इससे होता क्या है कि उधार का जो पैसा है उससे जो सट्टेबाजी किया जा रहा है उसमें कमी आ जाता है। कंपनी को इंटरेस्ट के रूप में अधिक पेमेंट करने के कारण कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, लाभ कमाने की क्षमता या लाभदायकता, और ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर में कमी के कारण भी उनका जो वैल्यू है शेयर का वो डाउन हो जाता है। मतलब इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है? मार्केट में जो जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई डिबेंचर खरीदा है, उस पे आपको 10% इंटरेस्ट मिलता है 100 रुपीज पर। अब मान लेते हैं
कि मार्केट में इंटरेस्ट का रेट बढ़कर 12%, मार्केट क्या ये कहें कि मान लीजिए बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 12% कर दे, तो आप जिस कंपनी को 10% में पैसा दिए हैं डिवेंचर, माने 100 रुपीज लोन दिए हैं डिवेंचर के फॉर्म में, आपको 10 रुपया ब्याज मिलेगा, 10% मिलेगा। अगर वही पैसा बैंक में रखेंगे तो 12%, 12 रुपया का ब्याज मिलेगा। तो हम इंटरेस्ट का मतलब लॉस क्यों उठाएं? तो इंटरेस्ट रेट अगर मार्केट में बढ़ जाता है तो आपका जो डिवेंचर है, बॉन्ड है, उसका जो प्राइस है वो घट जाता है, क्योंकि कैपिटल का कॉस्ट बढ़ जाता है। और इंटरेस्ट रेट अगर मार्केट का डाउन हो जाए तो सिक्योरिटीज का वैल्यू बढ़ जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप 100 रुपीज का डिवेंचर लिए हैं, 10% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अब मार्केट में इंटरेस्ट का रेट घट कर 6% हो जाए तो आपको तो फायदा है ना, आप 10% में लगा रखे हैं, मार्केट में लगाते, बैंक में रखते, आपको 6% ही ब्याज मिलता। तो मार्केट का इंटरेस्ट रेट चेंज होने के चलते जो सिक्योरिटीज का, डिवेंचर का, बॉन्ड का जो वैल्यू घटता बढ़ता है वो आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क के कारण होता है। तीसरा है आपका परचेजिंग पावर रिस्क, क्रय शक्ति की जोखिम। अब इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स होता है ना, देखो परचेजिंग पावर रिस्क इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लेशन रिस्क। परचेजिंग पावर रिस्क को हम इन्फ्लेशन रिस्क के नाम से भी जानते हैं, मुद्रास्फीति जोखिम। दिस रिस्क अराइजेज आउट ऑफ change in the prices of goods and services, and technically it covers both inflation and deflation periods. During the last 2 decades, it has been seen that inflationary pressures have been continuously affecting the Indian economy. Therefore, in India, purchasing power risk is associated with inflation and rising prices in the economy. मुद्रास्फीति के कारण से मुद्रा का यानी मनी का रियल वैल्यू, वास्तविक मूल्य यानी कि परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ये जो परचेजिंग पावर में कमी आ रही है, ये कैपिटल ग्रोथ जो है, कैपिटल ग्रोथ का बेनिफिट ये खत्म कर देती है। अब जैसे मान लेते हैं इन्फ्लेशन का रेट है 6%, 6% महंगाई की दर है और 5% मार्केट में मिलने वाले इंटरेस्ट का रेट है। आप 100 रुपीज इन्वेस्ट किए, 5 रुपीज का आपको इंटरेस्ट मिला और आपका 100 रुपीज बढ़कर 105 हो गया, जबकि महंगाई 6% से बढ़ रही है। जो सामान पहले 100 रुपए में मिलता था अब वही सामान 106 रुपए में मिलेगा, तो परचेजिंग पावर आपका घट गया। तो परचेजिंग पावर कम हो जाने से सिक्योरिटीज का वैल्यू और गिरने लगता है और आपका जो कैपिटल गेन है वो पूरा पूरा खत्म हो जाता है। इसी कारण से इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन का हर एक यूनिट इन्वेस्टर के परचेजिंग पावर को कम करता है और इस तरीके से इन्वेस्टर का जो रिस्क है उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती रहती है। तो ये महंगाई दर से संबंधित है। हम बात करते हैं अब अनसिस्टमैटिक रिस्क की, माने विशिष्ट जोखिमों की। तो इसमें पहला है बिजनेस रिस्क, व्यावसायिक जोखिम। ये जो बिजनेस रिस्क है फर्म के आंतरिक व्यापारिक वातावरण से उत्पन्न होती है, जैसे प्रतिस्पर्धा से जूझने की शक्ति में कमी, यानी कि जो कॉम्पीट करने का जो पावर है वो अगर आपका कम हो जाए, अगर आप अपने कंपटीटर से कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, विकास दर में स्थिरता बनाए रखने की क्षमता में कमी, मतलब आपका जो ग्रोथ रेट है वो स्टेबल नहीं है,
ग्रोथ रेट आपका कभी घट जा रहा है बहुत ज्यादा, या जो बिजनेस का ऑपरेटिंग इनकम है, मेन इनकम, उसमें अगर कमी हो जाए तो ऐसा रिस्क पैदा होता है। इन बिजनेस रिस्क को भी हम दो सब कैटेगरी में बांट सकते हैं। रीजन क्या क्या है इसका बिजनेस रिस्क का? डिक्लाइन इन सेल्स, विक्रय में कमी हो जाए, रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन की इनसफिशियंसी, मतलब शोध एवं अनुसंधान की अपर्याप्तता। अगर आप बिजनेस में रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई इंप्रूव्ड प्रोडक्ट नहीं ला पाएंगे। और अगर आपका कॉम्पिटिटर वो रिसर्च डेवलपमेंट में ज्यादा खर्च कर रहा है, उसके यहां सफिशियंट रिसर्च डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। विवादग्रस्त श्रम संबंध, लेबर रिलेशन अगर डिस्प्यूटेड है, एक कारण यह भी है आपका, स्ट्राइक वगैरह कर देगा लेबर लोग। जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है उनका अगर इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया जाए, स्थायी लागतों का अकुशल प्रयोग किया जाए, आप लिमिटेड प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं या एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, यह सब कारण है बिजनेस रिस्क का। इसके अलावा ये जो आपका फाइनेंशियल रिस्क है, कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसमें इक्विटी फंड और लोन फंड दोनों शामिल होता है। लोन फंड पर इंटरेस्ट का जो लायबिलिटी है वो शेयर होल्डर को मिलने वाले डिविडेंड को अफेक्टेड करता है। अगर लोन फंड ज्यादा है तो लोन फंड का इंटरेस्ट भी अधिक देना पड़ेगा और इससे क्या होगा, शेयर होल्डर्स को मिलने वाला डिविडेंड कम बचेगा। अगर मार्केट में बूम है, बाजार में तेजी है, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किया जा सकता है। मार्केट में बूम है और इंटरेस्ट का रेट अगर नॉमिनल है, जैसे मान लेते हैं आपको 10% इंटरेस्ट पर लोन मिलता है और अगर उस लोन के अमाउंट से बिजनेस किया जाए तो आप 25% प्रॉफिट गेन करते हैं, तो 25% के लाभ में से 10% का ब्याज आसानी से दिया जा सकता है। तो 15% जो बचेगा वो बेनिफिट अल्टीमेटली किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। कभी कभी फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन फंड को बढ़ाना। फाइनेंशियल लेवरेज का नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकता है। अगर मार्केट में रिसेशन आ जाए, बूम खत्म हो जाए, तो कंपनी का इनकम कम हो जाएगा। इनकम कम हो जाएगा तो कंपनी लोन फंड का इंटरेस्ट पूरा पे नहीं कर पाएगी और शेयर होल्डर्स को लॉस हो जाएगा। इसी कारण से लोन फंड को अगर यूज में लाना है तो आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच फॉलो करना होगा। अदरवाइज लोन फंड किसी भी कंपनी के लिए परमानेंटली प्रॉब्लम बन सकता है। तो ये हमारा रिस्क का टाइप था। अगले क्लास में हम देखेंगे कि टैक्सेस और इन्फ्लेशन का रिटर्न पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। अटेंडेंस आप गूगल फॉर्म से बनाइएगा। थैंक यू।